आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ेंगे, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। आगे बढ़ने से पहले कौन बताएगा ऑर्बिट का अलग अलग नाम था? बताओ जल्दी। ऑर्बिट का अलग अलग नाम था इस चैप्टर में, हमने लिखा अभी तक, किसको याद है? बोलो। सेल, हाँ एक नाम इसका सेल भी है। और बोलो। इससे पता चलता है कि तुम लोग बुक नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो। हालांकि नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है, मोर देन एनफ है। ठीक है। हाँ, अरे वो तो ऑर्बिट का नाम है। ऑर्बिट का अलग अलग नाम था, जिसमें पहला आपका सेल था, दूसरा इसमें आपका एनर्जी लेवल था, और तीसरा डिस्क्रीट ऑर्बिट था, है ना। तो ये अलग अलग नाम है आपके ऑर्बिट का। मतलब चलिए आप समझिए, ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। समझिए ध्यान से, आप एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाइए, पहले ध्यान से सुनिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझो। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, क्लास यहीं से हमारा आज का स्टार्ट है। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, तो कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को ये तो बात पता चल चुका है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर के मॉडल्स को यहाँ तक पढ़ते हुए हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ऑर्बिट। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे, और हाँ ये हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, है कि नहीं। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये ठीक बात है, लेकिन कितना रहेगा, इसका कोई संख्या तो होना चाहिए ना, कि किस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम बड़ा सिंपल है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्बिट पे, अलग अलग ऑर्बिट पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और यदि आज के क्लास को आप समझ गए तो आप यकीन मानो वैलेंसी निकालना आप आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले ना आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में ये वाला टेबल निकालिए, ये वाला पुराने वाले बुक, ये पुराना वाला बुक है, नया वाला बुक है। नए वाले बुक में पेज नंबर 43, और पुराने वाला बुक यदि किन्हीं के पास है तो उनका पेज नंबर हमको या नहीं याद आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला जरा अच्छे तरीके से इसको देख लो। ठीक है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है बताते हैं। जिनके पास बुक है, इसमें ना शुरुआत से लिखा गया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। टोटल इसमें एलिमेंट 18 लिखे हुए हैं। यहां से हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक टोटल कितना है? 18 है। ठीक है, दो हम इसमें आपको और लिखवा देते हैं ताकि आपके पास कम से कम 20 रहे, और इतना 20 से आपका क्लास 10 तक काम चल जाने वाला है, इसके ऊपर का नहीं आता है, क्लास 10 तक का। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। तो इस ये टेबल में 18 तक दिया हुआ है, दो हम इसमें और लिखवा देते हैं। फिर ये क्यों लिखवा रहे हैं, इसका क्या रोल है इस क्लास से, सब बताएंगे। ठीक है, 19वें नंबर में आप लोग लिख लेंगे पोटासियम, है तो लिख लीजिए, आयुष लिख लो, आप लोग भी ऑनलाइन पर बच्चे लिखिए। 19वें नंबर में पोटासियम, और 20 नंबर में लिख लीजिए कैल्शियम। 18 तक दिया हुआ है इसमें, 19 नंबर में पोटासियम और 20 नंबर में कैल्शियम लिख लीजिए, बस। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसके बाद आप देखोगे तो इसका सिंबल है, पहले वाले कॉलम में एलिमेंट का नाम है, तो 18 तक तो आपका आर्गन हो गया, 19 में पोटासियम और 20 में कैल्शियम लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अगले वाले कॉलम में सिंबल, तो सबका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है। पोटासियम का सिंबल लिख लो के, और कैल्शियम का सिंबल लिख लो कैपिटल सी और स्मॉल ए, यानी कि Ca। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंपल सा आपका 1 से लेकर 20 तक हो गया। अब 18 तक दिया हुआ था, 19 नंबर में पोटासियम हो गया और 20 नंबर में कैल्शियम हो गया। तो एटॉमिक नंबर मतलब सीरियल वाइज दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको सीरियल वाइज ही याद करना पड़ेगा, तभी आपको 20 तक माना जाएगा कि अच्छी तरीके से याद है। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एकदम देखो सीरियल वाइज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पोटासियम का कितना होगा? 19, और कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज किसी भी एलिमेंट का सेम होता है। क्या क्या, फिर से बता रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये किसी भी एलिमेंट का तीनों चीज सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में आप एकदम सीरियल वाइज 1 से लेकर 20 तक, 18 तक तो लिखा हुआ, 19 20 में आपका हो गया पोटासियम और कैल्शियम। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आप गौर करोगे 1 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है, 19वें में हो गया आपका पोटासियम और 20 नंबर में हो गया कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम के पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 20 और पोटासियम के पास 19, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये KLMN, ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, कुछ अलग चीज है नहीं, ये सबसे आसान चीज है, इसको अभी हम ड्रॉ करना सिखाएंगे तो आप इस चीज को अपने आप सीख जाओगे। मतलब KLMN जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमको सिखाएंगे, आप इसको आराम से बता दोगे, हर किसी का बता दोगे आराम से। उसके बाद है वैलेंसी, इस वैलेंसी को अभी आप फिलहाल छोड़े रहो क्योंकि अगले वाले क्लास का टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बस इतना आपको बताना अभी फिलहाल के लिए जरूरी था। तो इसमें जो हमको अभी बताना है आप लोगों को, वो बताना है KLMN, ये क्या होता है सब कुछ बताएंगे, और कैसे हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे सब समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और, थोड़ा बहुत कुछ और बातें आप लोगों को हम बता दें आगे बढ़ने से पहले। ये मान लीजिए एक एटम का न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, क्या 4 ही ऑर्बिट होंगे, नहीं और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हम लोगों को पता है कि ये है इसका न्यूक्लियस। ओके, ये है आपका पहला ऑर्बिट, कौन से नाम से जानते थे बताओ, K, ये दूसरा L, M और ये N। सेल बोलो ऑर्बिट बोलो सब एक ही बात है। ठीक है, ये हम लोग जानते थे। और अब हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा बताओ, न्यूट्रॉन, NEUTRON, न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इतना हम लोग जानते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपका KLMN, ऑर्बिट का नाम है ये सब, आप इसको N = 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। N = 4, इस तरीके से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। तो अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां होता है, ऑर्बिट पे, सिंपल। लेकिन हम लोग इसमें यही जानने वाले हैं कि पहला वाला ये ऑर्बिट है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस पे कितने रहेंगे, इस वाले पे कितने रहेंगे और इस वाले पे कितने रहेंगे, यही हमारे आज से क्लास का टॉपिक है। चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास स्टार्ट हो चुका है तो ध्यान से समझिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है इसमें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury। ये वोर वही है, नील्स वोर, और बरी दूसरे साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे। तो कौन से ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हम लोगों को बताने का जो काम किए हैं वो वोर और बरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर किए हैं। तो नील्स वोर, मतलब नील्स वोर के बारे में बात हो रहा है, जिनके मॉडल के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, और बरी एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट है। मतलब इन दोनों ने मिलकर हम लोगों को बताया कि कौन से ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, अरे क्या अरेंजमेंट होगा, सब कुछ हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। The following rules are followed for writing the number of electrons in different orbits। यहाँ पे 3 रूल है, इन्हीं 3 रूल को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिट पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रूल है भाई, जरा समझो इसको ध्यान से। तो पहला बात इसमें हमको ये समझ में आ गया कि कितने ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हम लोगों को बताने का काम कौन किए हैं, वोर यानी कि नील्स वोर और बरी, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने हम लोगों को बताया कि कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अब कैसे वो सब होता है सब आप ड्रॉ करेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे 3 रूल है, 3 नियम है, उन्हीं को जरा हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं। क्या लिखा गया है समझो ध्यान से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an orbit is given by the formula 2n² where n is the orbit number। मतलब समझिए इसका,
बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। पहला नियम यह कहता है कि कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आपको बता के दे देगा ये वाला फॉर्मूला 2n², जिसमें n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है कि कौन से ऑर्बिट के बारे में आप बात कर रहे हैं। चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं अपना सबसे पहला वाला ऑर्बिट, सबसे पहला वाला ऑर्बिट, पहला वाला ऑर्बिट पे यदि हम लोग पता करना चाहेंगे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फॉर्मूला आप लगाओगे क्या हो, 2n², 2 into, और n का मतलब क्या था, ऑर्बिट नंबर। तो हम लोग पहले ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो n के जगह पे क्या लिखोगे, 1 और उसका स्क्वायर है। इतना तो बेसिक हम लोग को मैथ पता ही है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि पहले वाले ऑर्बिट पे, यानी कि इस वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, ठीक है। आगे उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर का, सॉरी दूसरे नंबर का। तो 2 into, अब बताइए n के जगह पे कितना डालेंगे, दूसरे ऑर्बिट का बात करें तो 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे का बात करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 इलेक्ट्रॉन 8 और 18, और चलो एक और बात कर लेते हैं, 2 into 4 का बात करते हैं, 4 4 जा 16 और 16 into 32। बस अब आगे भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 का भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास एक एटम है, तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है। सबसे पहला बात कि पहले वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। दूसरे ऑर्बिट पे कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। तीसरे पे 18, चौथे पे 32। और ध्यान रहे पहले वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम रहेगा चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, समझिए। जैसे यहां पे पहले वाले ऑर्बिट पे सबसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। क्या 3 होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा चलेगा, 3 रहेगा नहीं चलेगा, लेकिन हाँ 2 से कम रहेगा तो चलेगा। समझ रही है बात, कहने का मतलब हो गया, ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि घर में यदि कोई मेहमान आता है तो खाना बेसी बन जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है भाई। जाके घर में बोलेगा कि उसके यहाँ पे गए और खाना ही घट गया, वही बात यहाँ पे है। ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन कम रहे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 रह सकता है। क्या 9 चलेगा, नहीं, 8 तक चलेगा, उससे कम है रहे तो भी चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से तीसरे ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 18। 19 चलेगा क्या, नहीं, 18 है उतना तक चलेगा, 17 है तो और चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से चौथे वाले पे 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चौथे ऑर्बिट पे 32 उससे कम हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला हम लोगों को ये बताता है कि कौन से ऑर्बिट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना रह सकता है ये बताता है। समझ आ रही है बात। इसमें एक वर्ड जो है ना ये वाला मैक्सिमम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन उस पर रह सकता है। तो पहले पे 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे 18, चौथे पे 32, पांचवा का कुछ और होगा, छठवां का कुछ और होगा, सातवां आठवां नौवां दसवां इसी प्रकार से कुछ और होगा उसका, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉन उस पर रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन कम हो जाए तो चलेगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये पहला नियम हुआ इसका। पहला नियम क्या कहता है कि कौन से ऑर्बिट पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, वो हमको पता करेगा, 2n फॉर्मूला पता करके दे देगा, 2n², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका पहला रूल होता है। दूसरा रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन accommodated in the outermost orbit is 8। अब इसमें बोला गया दूसरा नियम कि सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, जैसे इसका हम लोग बात करें तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला है। इस बाहर वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है,
अब आपके मन में फटाक से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा कि सर अभी आपने बोला कि चौथे नंबर वाले पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 32, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि बाहर वाले पे रह सकता है मैक्सिमम 8। हाँ, इसमें 2 वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, ध्यान से आप समझना। बिल्कुल, यदि कोई बोले कि बताओ इस ऑर्बिट नंबर 4 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, हमने क्या बोला, ऑर्बिट नंबर 4, मतलब हम उसको बता रहे कि चौथा ऑर्बिट कितना रह सकता है 32। लेकिन इस एटम के हिसाब से देखा जाए तो यही चौथा ऑर्बिट सबसे बाहर वाला भी ऑर्बिट है कि नहीं है? तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है 8 रह सकता है मैक्सिमम। 9 नहीं चलेगा, लेकिन 7 है तो भी चलेगा, 8 तक है तो भी चलेगा, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। अब इनमें कंफ्यूजन हुआ है, हम जानते हैं, फिर से दोबारा इसको क्लियर करते हैं। देखो इसमें ना सवाल 2 तरीके से पूछेगा आपको। पहला बात इसमें ये बोलेगा कि चौथे नंबर ऑर्बिट पे, देखो फिर से देखो मेरे बोलने के तरीके में ना बदलाव है, ऐसे बोलेगा कि चौथा नंबर ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है चौथा ऑर्बिट पे। इसका मतलब वो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चौथा ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 32, ऐसे बोलेंगे। पहला पूछने का तरीका ये होगा। दूसरा, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाला ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रह सकता है 8। 9 नहीं चलेगा, कम है तो भी चलेगा, लेकिन 8 तक है तो भी चलेगा, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। क्या दोनों में बोलने में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल। जब आपसे कोई बोले कि ऑर्बिट नंबर 4 पे 4 जैसे जिक्र कर दे कि हाँ ऑर्बिट नंबर चौथा वाला पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, तब आप बोलेंगे 32। लेकिन कोई बोले कि बाहर वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो बोलेंगे आप 8 मैक्सिमम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही चौथा नंबर हमारा क्या बन जाता है, इस एटम का बाहर वाला बन जाता है। तो इसमें कितना रह सकता है मैक्सिमम 8 रह सकता है। मतलब यदि हम बोले कि इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना रह सकता है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला, तो आपके नजर में ये आएगा 8 रख सकता है मैक्सिमम। लेकिन यदि हम बोल दे कि इस ऑर्बिट के चौथे नंबर पे कितना रहेगा, तो क्या बोलोगे 32। जैसे ऑर्बिट नंबर बोल देना तो समझ जाइएगा कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, 2n² फॉर्मूला का बात कर रहा है। जैसे ऑर्बिट नंबर बोल दे तब। लेकिन यदि आपको केवल बोले कि आउटर मोस्ट बताओ, यानी कि सबसे बाहर वाला, तो बाहर वाला चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा एटम हो, लेकिन बाहर यदि बोल रहा है तो उस पर 8 ही मैक्सिमम होंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये 2 नियम आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला ये कि यदि ऑर्बिट नंबर पूछ रहा है तो फिर आप 2n² का फॉर्मूला लगा के बताओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि बाहर वाला बोले कि सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उस पर कितना रह सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलेंगे 8। इसका इस्तेमाल कैसे करना है अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, 20 का 20 बनाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। अगला वाला क्या है, देखो अगला वाला इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन ऑर्बिट अनलेस द इनर ऑर्बिट्स आर फिल्ड। इसमें ये बोला गया है, मतलब सिंपल सा अगला बात वही है, ये कहने का मतलब कह रहा है कि दैट इज द ऑर्बिट्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसका मतलब हुआ कि पहले आप पहले ऑर्बिट का भरोगे, फिर दूसरे ऑर्बिट को भरोगे, फिर तीसरे ऑर्बिट को भरोगे, फिर चौथे को भरोगे। ऐसा नहीं कि पहला वाला भरा और लास्ट वाला जाके भरने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब हुआ इसमें आप स्टेप वाइज चलोगे। तो बहुत कुछ अभी आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बहुत कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग चीजों को ड्रॉ करके सीखेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए, बस इस पॉइंट को छोड़ के कि क्या कहना चाह रहा है वो हम बताएंगे अभी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। वो चीज आपको समझ में आ गया, वो तो हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं कई बार, है कि नहीं। ये तो बेसिक चीज हो गया ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। ऑर्बिट को हम लोग KLMN के नाम से जानते हैं, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद बात करें कि कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप पता कर लीजिएगा 2n² का फॉर्मूला लगा के। यदि कोई बोले कि मतलब 50वें ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला आपको लगा देना है 2n²। तो 2 इंटू इस बार n कितना है बताओ, 50 का बात करा तो 50 का स्क्वायर करिए, सिंपल सा बात है। तो 50 का मतलब कितना हो जाता है 5 5 जा 25, यानी कि 2500। ये हो गया सिंपल सा 5000 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। यानी कि कोई यदि एटम है उसका 50वां ऑर्बिट तक यदि है वो फैला हुआ, तो उसके 50वें वाले पे कितना होगा बताओ 5000 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट का जब आप आपसे पूछे कि कौन सा ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। अब जो समझाने वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग पहले से भी जानते थे। तो यदि आपसे कोई पूछे
कि कौन से ऑर्बिट पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो कितना बोलोगे 2n² फॉर्मूला हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग बोल देंगे, पहला बात। दूसरा बात, यदि कोई बोले कि बताओ सबसे बाहर वाले ऑर्बिट पे यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, कितना बोलोगे? बाहर वाला हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितना? 8। मिनिमम चलेगा 7 6 तक चलेगा, लेकिन 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये KLMN वगैरह ये सब क्या था इस टेबल में, ये आप भी अपने से ड्रॉ कर सकते हैं, अब ये सीख जाएंगे हम लोग। उसके बाद अब इन सब का स्ट्रक्चर आपको हम बना के दिखाते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। सबसे पहला आपका क्या है? हाइड्रोजन। तो पहले हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन को लेकर, ध्यान से समझिएगा। पहला हाइड्रोजन, सबसे पहले तो हम लोग हाइड्रोजन का एक एटम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है, मतलब ये जो हमने बनाया, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एटम है, एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है छोटा सा, और ये आपका पहला वाला ऑर्बिट है। तो बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, हाँ या ना? 1 है। और एक बात और ध्यान रहे, हमने आपको बार बार बोला है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी लो, नंबर ऑफ, ऐसे लिखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओह सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हम बोल देते क्या? सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जैसे हम यदि बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि वो 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 1 है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आप जरा इसमें सोच के बताना, और यही चीज समझने वाला चीज है, समझो ध्यान से। ये किसका एटम है? हाइड्रोजन का, 1 नंबर पे आता है। तो बोलो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो कहां पे रहेगा ये बोलो? इसी ऑर्बिट पे रहेगा, यानी कि यहां पे जो हमने बनाया, मान लीजिए इस तरीके से, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है। अब आपने तो अभी तुरंत पढ़ा था कि सर पहले वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है मैक्सिमम? 2 रह सकता है, लेकिन हमने क्या बोला था? मिनिमम चलेगा, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 तक चलेगा, 3 नहीं होना चाहिए। तो क्या हमने हाइड्रोजन का जो एटम बनाया है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? हालांकि ये पहला वाला ऑर्बिट है जिसपे कितना रह सकता है मैक्सिमम, बताओ? 2 रह सकता है, लेकिन हमने इसमें 1 बनाया है, क्या कुछ गलत है? सही है। और 1 क्यों बनाया है? क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। प्रोटॉन को नहीं दिखाना पड़ता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ता है क्योंकि वो ऑर्बिट पे होता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला बात। दूसरा बात हम लोग कर लेते हैं। चलो हाइड्रोजन के बाद क्या है बताओ जल्दी? हीलियम होगा, हीलियम है। हम क्या बना रहे हैं बेसिकली? इस एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा मान लीजिए ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस और ये हो गया इसका ऑर्बिट। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, दूसरे नंबर पे आता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा बताओ? इसी ऑर्बिट पे रहेगा, इसी ऑर्बिट पे रहेगा। तो इसको बना दीजिए, एक यहां बना दीजिए और एक यहां बना दीजिए, कहीं बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हीलियम के एटम का। ठीक है, अगला बताइए क्या है? लिथियम। लिथियम का हम लोग बनाते हैं। चलिए ये हुआ लिथियम का न्यूक्लियस और ये हुआ हमारा ऑर्बिट। तो चलिए अब जरा सोच समझ के आप लोग फटाफट बताइए। हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सॉरी हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ और लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। अब आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि पहले ऑर्बिट पे मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। तो 2 बनाते हैं। ये हमारा पहला ऑर्बिट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हमने बनाया और एक इलेक्ट्रॉन यहां बनाया। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन तो 3 गो है, हमने अभी ड्रॉ किया है मात्र 2 गो, अभी भी के गो बच रहा है, 1 गो बच रहा है। तो क्या उसको इसी पे ड्रॉ कर दे? नहीं, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि पहले वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2। 2 पुर गया, अगला ऑर्बिट क्रिएट करिए, अगला ऑर्बिट को क्रिएट करिए। तो अगला ऑर्बिट हमारा ये बनेगा और इस पे बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से यहां बना सकते हैं, यहां कहीं भी बनाएगा चलेगा। अब इसमें बताइए क्या कोई दिक्कत किसी को हो रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेगा, 2 पुर गया, उससे ज्यादा है तो अगला ऑर्बिट क्रिएट करिए, उस पर उसको डालिए। समझ रही है बात? यहां तक हम लोगों को ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम होगा। BERYLLIUM, बेरिलियम। चलिए, इसका मान लीजिए कि ये हमारा है न्यूक्लियस और ये इसका पहला ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो बताइए कि पहले ऑर्बिट, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 नंबर पे ये आता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो 2 तो हमने इस पे बना दिया, क्योंकि पहले ऑर्बिट पे मैक्सिमम 2 ही रह सकता है। बचा कितना इसके पास, 2 गो बचा, तो 2 गो हम लोग इसको अगले वाले पे बना देते हैं। एक यहां मान लीजिए और एक यहां मान लीजिए, हो गया। एक ही मार्कर से बनाते हैं, बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत? मार्कर अलग हो गया तो कुछ अलग मत समझना, सेम ही चीज है, बार बार बदलना ना पड़े, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद ले लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरोन। चलिए, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, इसमें कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 को आप कहीं भी बना दो, एक यहां बना दो और एक यहां बना दो। अगला वाला कितना बचा इसके पास, अब 3 बचा, तो 3 को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, 1 2 और 3, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिंपल है ये चीज बस। तो बस इतना ध्यान रखना है कि पहले ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 2। जैसे 2 को कंप्लीट हो गया, अगला वाला चेंज कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोरॉन के बाद 6वां नंबर पे कार्बन। तो इसका ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ पहला ऑर्बिट, इस पे 2 रहेंगे, इसका 6 होता है, तो बचा कितना, अब 4 बचा। तो 4 को ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4, बस हो गया। इतना ही सिंपल है। तो वो हो गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर कार्बन का, सिंपल। चलिए, अब आपको समझाते हैं कि ये KLMN क्या है। ये KLMN कुछ नहीं है, बेसिकली ऑर्बिट का नाम है। ये पूछना चाह रहा है K का मतलब कौन सा ऑर्बिट बताओ, पहला वाला ऑर्बिट, उस पे कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो, L पे कितना है, M पे कितना है, N पे कितना है वो लिखना है बस आपको। तो अब यदि आपसे हम पूछें कि हाइड्रोजन के पास कितना ऑर्बिट है बताओ, एक ही है, और पहले वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम देते थे, याद करो जल्दी, K, यानी कि इसमें K का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहां आप लिख सकते हो कि K = 1। क्या इसमें L, M और N आपको दिख रहा है क्या, मतलब कि दूसरा तीसरा चौथा ऑर्बिट आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बस इसमें K का वैल्यू 1 है, यानी कि पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो आपने 1 लिखा यहाँ पे। L पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि L ऑर्बिट ही नहीं है इसमें, M भी नहीं है, N भी नहीं है। इसीलिए आप अपने बुक में जल्दी से गौर करो कि देखो यहाँ पे केवल K के नीचे 1 लिखा हुआ है, L, M, N ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ ब्लैंक, क्योंकि वैसा इसमें कोई ऑर्बिट है ही नहीं और उस पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसीलिए खाली छोड़ा गया है। तो क्या ऐसा वाला हम लोग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगला वाला बताओ जल्दी से इसका बताओ, इसमें कौन सा ऑर्बिट होगा, K होगा केवल, क्योंकि L, M, N तो इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, तो पहला ऑर्बिट है, तो K = उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जरा जल्दी हीलियम का, क्या हीलियम के, एक मिनट, हाँ सही है, हीलियम के K वाले ऑर्बिट पे क्या 2 नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी और इसमें भी आप गौर करोगे L, M, N ब्लैंक है, क्योंकि वैसा ऑर्बिट इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में बताओ जल्दी, K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K मतलब पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो पहला ऑर्बिट का नाम K होता है, दूसरे ऑर्बिट का नाम
L होता है, तो इसमें L है, तो L का वैल्यू इसमें कितना लिखोगे 1, क्योंकि 1 ऑर्बिट है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जल्दी से चेक करो, क्या लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 है? बिल्कुल 2 है। अगले वाले पे क्या 1 है? बिल्कुल 1 है इसमें L पे। तो ये चीज आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इसका जल्दी से बताओ आस्था, K का वैल्यू और L का वैल्यू, और बस हो गया। इसका बताओ रितेश, K का 2, L का 3। क्या उतना हार्ड है क्या? बस बिल्कुल इतना आसान है। इसमें बस आपको ये बताना है कि पहले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं K, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है बस वो लिखना है। दूसरे ऑर्बिट को बोलते हैं L, उस पर कितना ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है, बस सिंपल, इतना ही आसान होता है। इस वाले पे बताओ बताओ संचित, K का वैल्यू इसमें कितना है 2, L का वैल्यू 4, हो गया बस सिंपल। समझ में आ रही है बात? अब इसी चीज को क्या कहा जाता है पता है? ये जो आप K L M N को वैल्यू देख रहे हो, इसी चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, बस वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, बस सिंपल। तो जैसे यदि हमसे कोई पूछे कि बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। मतलब हमने यहां पे क्या किया, K L M N कैसे भरा जाता है, कैसे लिखना है हमने सीख लिया। बस ये जैसे सिंपल से ऐसे समझो, K का मतलब पहला ऑर्बिट, L का मतलब दूसरा ऑर्बिट, M का मतलब तीसरा ऑर्बिट, N का मतलब चौथा ऑर्बिट। ये सभी ऑर्बिट पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताना है। आपने बता दिया तो निकल गया वैल्यू K L M N का, बस बात खत्म। और इसी चीज को केमिस्ट्री की दुनिया में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यदि कोई पूछे हमसे कि बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम लोग केवल बोलेंगे 1, बस 1, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, सिंपल, बस ऐसे बोलना होता है 2। K = 2 ये नहीं बोलना होता, केवल 2 बोलना होता है, ठीक है। अगला लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 1 है, तो 2 और 1 बोलेंगे, सिंपल। ऐसे बोलने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। उसी प्रकार से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 2 होगा। 2 और 2 का मतलब हो गया, सामने वाला समझ जाएगा, यदि उसको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो वो समझ जाएगा कि 2 और 2 बोल रहा है, इसका मतलब पहले वाले ऑर्बिट पे भी 2 है और दूसरे वाले ऑर्बिट पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बस। उसी प्रकार से बताओ बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 3 है, इसका मतलब समझ जाएगा सामने वाला कि पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले पे 3 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। उसी प्रकार से कार्बन का बताओ, कार्बन का है कितना 2 और 4, सिंपल। यही चीज कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या ऐसा हम लोग 6 तक अभी किए हैं, तो क्या 20 तक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, चलिए करते हैं, हम लोग सब साथ में कर लेंगे। 6 तक हो गया। कार्बन के बाद 7वां नंबर बताइए जल्दी से। यहां से आप 3 चीज लगातार एक साथ सीख रहे हैं। पहला चीज कि उस एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा चीज K L M N का वैल्यू कैसे पता करोगे, और तीसरा चीज उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसको? K L M N के वैल्यू को कहते हैं, सिंपल। तो एक साथ आप लोग 3 चीज सीख रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं पे डाउट हो किसी को तो फटाक से पूछ लीजिएगा, ठीक है। कार्बन के बाद बताइए 7वें नंबर में क्या है, बताओ। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, चलिए नाइट्रोजन का बनाते हैं। नाइट्रोजन देखा जाए, चूंकि इसका इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7 होंगे। तो पहले वाले पे तो हम लोगों को पता है कि 2 ही रहेगा। अब कितना बचा इसके पास जल्दी से बताओ, 5 बचा, तो 5 बना दीजिए, 1 2 3 4 5, बस सिंपल, ठीक है। अगला नाइट्रोजन के बाद क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बनाइए, 8 है इसका, तो ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, कितना रहेगा इसके पास 2, बचा कितना 6, किस में जाएगा अगले वाले ऑर्बिट पे ट्रांसफर हो जाएगा। 1 मान लो, 2 3 4 5 और ये 6, अंदर वाला न्यूक्लियस उसको कैलकुलेट मत करिएगा, ठीक है।
अगला ऑक्सीजन के बाद कितना है बताओ, कौन है? फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन। तो ये हुआ पहला इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट जिसपे 2 रहेंगे, 1 और 1 2। उसके बाद बचा कितना? 7 बचा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया एटम का। फ्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर तैयार, सिंपल। उसी प्रकार से इसका 9वां हो गया 10वां। फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन का तैयार करिए। न्यूक्लियस और ये इसका हो गया पहला ऑर्बिट, तो पहला और दूसरा। बचा कितना? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सिंपल। इतना ही आसान है ये। अगला बात करते हैं नियोन के बाद क्या है? सोडियम, ठीक है, सोडियम का। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, यहीं पे आप लोगों को कुछ नया बात सीखने को मिलेगा। इस पे रहेगा कितना बताओ जल्दी? पहला और दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस पे। अगला कितना बचा अब इसके पास, जल्दी बोलो? 9 को बचा। तो इस पे कितना आएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं आया कि सर पहले वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 2, ठीक है, आपने 2 बना दिया, अभी भी इसके पास कितना बच रहा है? 9 को बच रहा है। तो जो अगला ऑर्बिट है यानी कि ये वाला, इस पे आप 9 को बना देते, आपने 8 ही बनाया है। 9 को इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने सेकंड नियम क्या पढ़ा था यहां पे, देखो ध्यान से, कि जो बाहर वाला ऑर्बिट है उस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। तो यदि हम लोग अभी तक मात्र इतना ही ड्रॉ किए हैं, तो एक तरीके से ये बाहर वाला किसका काम कर रहा है बोलो? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का काम कर रहा है, यानी कि सबसे बाहर वाला का काम कर रहा है। तो ये बन गया हमारा बाहर वाला। तो कितना रह सकता है इस पे? मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। एक अभी भी बच रहा है, तो वो एक जो बचा उसको एक और ऑर्बिट बना के उस पर ट्रांसफर करने वाले हम लोग। पूरा एक बात और फिर से समझाते हैं। तो ये हो गया आपका अलग से ऑर्बिट, और 2 इस पे हो गया था, 8 हमने इसमें बना दिया, 8 2 10 और 1 बच गया, 1 11 इधर दे दो, सिंपल है। अब समझो ऐसा हमने क्यों किया। पहला वाला ऑर्बिट पे मैक्सिमम 2 रह सकता है, हमने 2 बना दिया। दूसरे वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रह सकता है, याद करो जल्दी? 8 रह सकता है, तो हमने 8 भी बना दिया। बचा फिर कितना? 1, अगले वाले पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में एक डाउट आएगा, थोड़ा देर के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे वाले पे मैक्सिमम कितना रह सकता है बोलो जल्दी? 8 रह सकता है, दूसरे वाले पे मैक्सिमम 8 है, 1 बच गया, उसको अगले वाले पे ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, खैर उस डाउट का हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते। सोडियम के बाद 12 नंबर पे क्या बताओ जल्दी? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये इसका हुआ न्यूक्लियस, ये इसका पहला ऑर्बिट जिसपे 2 ही रह सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे वाले पे मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब कितना बचा इसके पास? 8 और 2 10 तो हो गया, बचा कितना? 2 बचा। तो 2 इसमें, 2 1 इस पे और 1 इस पे, 10 2 12 हो गया। तो ये एटम तैयार हो गया आपका मैग्नीशियम का। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं KLMN का। ठीक है, बताइए इसका पहले बताओ, K कितना है? 2। L कितना होगा इसका? सोचो जल्दी, 7 है तो वैसी बात है 5 होने वाला है, हाँ या ना? सिंपल। इसका बताओ जल्दी, K कितना होगा? 2 होगा। L कितना होगा इसका? 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाता है। ठीक है, इसका K का वैल्यू 2, L का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 9 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2, L का वैल्यू कितना है? 8 हो जाएगा। इसका देख लो, इसमें K का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 8, KL। और कुछ इसमें दिख रहा है आपको?
m, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो के एल एम, एम का वैल्यू कितना 1। आप अपने बुक से मैच कर लो, सोडियम का 281 पक्का होगा, 281 है, ठीक है। m हो गया, n वाला खाली है क्योंकि n वाला ऑर्बिट इसमें है ही नहीं, चौथा नंबर वाला, इसको छोड़ दीजिए। इस वाले का बात कर लेते हैं, इसका होगा k का वैल्यू 2, l का वैल्यू 8, m का वैल्यू और 10 और 10 2 12, तो 2 हो जाएगा इसका, सिंपल, ठीक है। तो ये के एल एम का, के एल एम एन इस सब का वैल्यू का मतलब है कि उस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यही बताना है बस आपको, तो बता दिया आपने, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब जरा इसी चीज को थोड़ा सा केमिस्ट्री की दुनिया में कैसे पूछेगा, बोलेगा कि बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे के एल एम एन का वैल्यू, सिंपल। तो बताइएगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5, सिंपल। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 7, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, ठीक है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1। उसके बाद फिर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 2, सिंपल। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग, तो हो गया हमारा 12 तक, 8 और बच रहा तो कर ही लेते हैं उसको भी, बस 1 मिनट। 12 हो गया, 13 नंबर बताइए क्या है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए 13 नंबर एल्यूमिनियम, बनाते हैं। 13 है तो ये न्यूक्लियस होगा इसका, पहला ऑर्बिट पे 2 रहेगा, दूसरे पे कितना रहेगा 8 7 8, 8 और 2 10 हो गया, बाहर वाले पे कितना रहेगा 3, 1 2 और ये 3, कहीं बना सकते हैं 3 को, चलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम होगा। 14 नंबर पर बताइए क्या है, सिलिकॉन, इसका हो जाएगा ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, तो पहला दूसरा और इस पे 8 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कितने होंगे 8 2 10 तो हो ही गया, 12 पे कितना 4 होगा, तो 1 2 3 और ये 4, सिंपल, ठीक है। आगे 15 नंबर पे बताइए क्या है, फॉस्फोरस। 15 है तो ये इसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, 1 2, इस पे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 5, तो 5 इस वाले पे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, सिंपल, इस वाले पे आ जाइए। फॉस्फोरस के बाद 16 नंबर पे कितना है, क्या है सल्फर, सल्फर का देख लो, तो न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट पे 2 रहेंगे, 1 और 1 2, इस पे 8 रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 6, तो 6 इस वाले पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे नहीं करते हैं, मतलब करेंगे थोड़ा सा, इसका भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसका बताओ के एल और एम का वैल्यू, के का वैल्यू इसका बताओ जल्दी कितना होगा, बोलो कहीं 2। अगला एल का वैल्यू 8, 8 2 10 और ये इसका 3, सिंपल है ना। के एल और ये एम, तो के का वैल्यू इसका 2, एल का वैल्यू 8, एम का वैल्यू
4, क्योंकि 10 और 4 14। इसमें के, एल और एम, के का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 8, एम का 5, 10 और 5 15। ठीक है, इसमें के, एल और एम, के का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 8 और एम का वैल्यू 6। सिंपल। अभी तक एन क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी जरूरत वैसा नहीं पड़ा है। एटम वैसा भी आएगा जिसमें कि एन तक भी हम लोग जाएंगे, उसका भी आगे बात कर लेंगे हम लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो कोई बोले कि बताओ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? 283। सिंपल। उसी प्रकार से सिलिकॉन का बोले तो 284, उसी प्रकार से फॉस्फोरस का बोले तो 285, उसी प्रकार से सल्फर का बोले कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बताएंगे आप 28 और 6। ठीक है, चलो अगला 16 हो गया। 17 नंबर पूरा बता ही देते हैं, क्यों छोड़ें। अब 4 ही बचा हुआ है तो कर ही लेते हैं। सोलह हो गया। 17 नंबर बताइए, सल्फर के बाद क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का देखा जाए 17 है तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, 1 और 1 2 रहेगा, इस पे 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, एक यहाँ दे दो 8 8 2 10, कितना बचा? 7। तो 7 इस पे दे दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बस। क्लोरीन के बाद 18 नंबर कौन सा? आर्गन। हाँ 18 में तो आर्गन ही था। अगला ये तो न्यूक्लियस हुआ, पहला ऑर्बिट, तो 1 और 1 2 रहेगा, इस पे 8 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ दे दो 8, बचा कितना? 8 बचा, और तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस खत्म। ठीक है, यहां तक आपके बुक में दिया हुआ था। 19वां नंबर और 20वां नंबर हम जानबूझ के लिखाए हैं। क्यों लिखाए हैं पता है? क्योंकि 18 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि आपको पता है कि पहले पे 2 रहेगा, दूसरे पे मैक्सिमम 8 रहेगा, और जो बचा वो तीसरे वाले पे ट्रांसफर कर दो। लेकिन क्या इसके आगे नहीं जाता है? जाता है। वही हम बताने के लिए 19 और 20 नंबर लिखाए हैं, क्योंकि इससे वो थोड़ा सा अलग चीज है। ठीक है, समझो जरा ध्यान से। 19वें नंबर पे हमने लिखाया है, क्या बताओ जल्दी? पोटासियम, POTASSIUM, पोटासियम। 19 नंबर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 है। कैसे रहेंगे ऑर्बिट पर रेंज, उसको समझिए, देखो ध्यान से। ये न्यूक्लियस हुआ तो ये पहला ऑर्बिट हुआ, 1 और 1 2, इस पे 8 रहेंगे नियम के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां दे दो 8, इस पे कितने रहेंगे? अब जरा बताइए सोच समझ के। पहला पे 8 रह सकता, सॉरी पहले पे 2 रह सकता है मैक्सिमम, हमने 2 दे दिया। दूसरे पे मैक्सिमम 8 रह सकता है, हमने 8 दे दिया। अब बचा इसके पास कितना, बताओ जल्दी? 9 का बचा। तो क्या 9 का 9 इलेक्ट्रॉन इस पे दे दे? नहीं। अब यहां पे अप्लाई होगा आपका रूल नंबर 2। क्या बोला था? कि जो बाहर वाला ऑर्बिट होंगे उस पे मैक्सिमम 8 ही रह सकता है। तो अभी तक जो हमने ड्रॉ किया है, अभी तक के हिसाब से ये वाला इसका क्या है बताओ? बाहर वाला ही हुआ ना, तो कितना रहेगा इस पे? 8 तक मैक्सिमम जा सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग इस पे 8 लिख देंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ऑर्बिट नंबर 2 और थर्ड में दोनों में क्या बराबर 8 8 होंगे? बिल्कुल होंगे। समझो ध्यान से, यहां पे ना कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। हमने इसमें आपको 2 चीज बोला है। पहला बात ये बोला है कि पहले ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 2, ठीक है, हमने इसमें 2 दे दिया। दूसरे ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 8, हमने 8 भी दे दिया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप एग्री थे हमारे बातों से। अगला, थर्ड ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है कितना? 18। थर्ड ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 18। तो थर्ड ऑर्बिट ये हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये हमारा बाहर वाला भी तो बना ना, मतलब अभी तक जो हमने ड्रॉ किया है ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
लेकिन ये थर्ड ऑर्बिट के साथ साथ ये हमारा बाहर वाला भी तो ऑर्बिट है ना अभी तक के हिसाब से, तो यहां पे हमारे रहेंगे मैक्सिमम 8। इस हिसाब से आप घुमा फिरा के एक बात बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब तो हर बार यही होगा कि पहले में 2 बाकी सभी में 8 8 8 8 8 8 8, क्योंकि जब जब आप ऐसा करोगे तब तब आखिरी वाला ऑर्बिट इसके लिए आउटर मोस्ट ही कहलाएगा, यानी कि बाहर वाला ही कहलाएगा। तो ओवरऑल बातों का समरी ये है कि पहले ऑर्बिट पे आप 2 रखिए, बाकी जितने हैं सभी पे मैक्सिमम 8 8 आप रख सकते हैं, कम है तो चलेगा बस, कोई दिक्कत इसमें। तो पहले पे 2 हो गया, दूसरे पे 8 हो गया, अभी भी हमारे पास क्या को बच रहा है 9 को बच रहा है, तो इस पे आप बनाओगे 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अभी भी 1 बच रहा है तो वो अगले वाले पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे बना दो, हो गया बस। अब समझे बात को? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला बात आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि पहले पे मैक्सिमम रह सकता है 2, हमने 2 दे दिया, दूसरे पे मैक्सिमम रह सकता है 8, हमने दे दिया, तीसरे वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम रह सकता है 18, लेकिन यहीं पे मामला हमारा 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगा। तीसरे वाले पे मैक्सिमम रह सकता है 18, लेकिन अभी तक जो हमने ड्रॉ किया था वो तीसरा वाला तरीके से इसका बाहर वाला भी तो बना था ना, तो तीसरा वाला इसका बाहर वाला था उस समय तक, तो बाहर वाले पे कितना होना चाहिए मैक्सिमम बताओ आउटर मोस्ट पे, रूल नंबर 2 के हिसाब से 8 रह सकता है, तो हमने 8 बना दिया। अब बाहर वाला कौन बन गया, अब बाहर ये वाला बन गया, तो बताओ इस पे भी मैक्सिमम कितना रह सकता है 8 ही रह सकता है, तो अगला जो बनेगा वो अब बाहर वाला हो जाएगा, वो भी कितना रहेगा 8 ही रहेगा। ओवरऑल समरी ये है कि पहले ऑर्बिट पे 2 रखिए, बाकी सारे ऑर्बिट पे आप मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए किसी पे। अब कोई दिक्कत इसमें हुआ? तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी था, क्योंकि आपके बुक में यहीं तक दिया हुआ था और यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में दे दिया उससे ऊपर का, तो बस ये ध्यान रखना है कि पहले पे 2 रखना है, बाकी सभी पे 8 8 8 8 रखते जाना है बस, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया था आपको 20 नंबर में कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का है 20, तो ये आपका न्यूक्लियस, इस पे 2 रहेगा, 1 और 2, इस पे 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कितने रहेंगे बोलो जल्दी, 8 रहेंगे, सिंपल सी बात है। इस पे भी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 2 बचा, तो 2 को बाहर वाले पे दे दीजिए, 1 यहां दे दो, 1 यहां दे दो, बस हो गया, सिंपल है। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज कि पहले वाले ऑर्बिट में मात्र 2 होंगे, बाकी सभी पे 8 8 8 8 8 8 ही होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यदि कोई बोल दे कि ऑर्बिट का नाम लेके कि चौथे ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रहेगा, तो फिर आप 2n² का फॉर्मूला लगा के बताओगे, यानी कि ऑर्बिट का नंबर जिक्र कर दे रहा है तो फिर वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे आप। बोले कि बताओ 10वें ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो फिर 2n² का फॉर्मूला लगा के उसे बताइए कितना हो, कोई दिक्कत। लेकिन बोले कि जी किसी एटम का वो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, जैसे बोल दे बाहर वाला आउटर मोस्ट बोल दे, वैसे समझ आना मैक्सिमम 8 रह सकता है बस। तो बताइए इसका जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसका बताइए के कितना है 2, L M कितना था 8, तो इसका 8 होगा, 8 2 10 और ये हो जाएगा 7 17, सिंपल, ठीक है। अगला वाला इसका के L M बताइए, के तो 2 8 और ये कितना 18 और 2 10 और 8 18, इसका के L M और इसमें N आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 8 8 और 8 8 16 17 18 1 19 1, इसमें कितना हो जाएगा के L M और N, ये हो गया इसका 2 8 8 और 2। तो अब यदि कोई पूछे कि बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 287, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बताएंगे 288, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो बताएंगे 2881, ठीक है। उसी प्रकार से आप बोलेंगे कैल्शियम का कितना 2882, ठीक है। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे इतना आसान तरीके से पूछेगा? अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? रुकिए अंकल जी, हम पेन निकालते हैं, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे फिर बताएंगे, ऐसे बोलोगे? नहीं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यदि आपको याद होगा
तो आप अपने मन से बोल देंगे कि अच्छा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब हुआ कि पहले पे 2 रहेगा, बाकी सभी पे 8-8 रहेंगे। तो पहले पे 2, दूसरे पे 8, कितना 8 2 10 हुआ, अभी भी 10 बच रहा है, तो तीसरे पे भी 8 होगा और लास्ट में 2, तो कितना बना 2 8 8 2। तो ऐसे बोलना होता है बिना कुछ कॉपी कलम का इस्तेमाल किए। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, बस, कोई दिक्कत इसमें। और ध्यान रहे जब भी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, सिंपल बोलेगा कि बताओ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पहले ऑर्बिट पे, दूसरे ऑर्बिट पे, तीसरे पे, चौथे पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, ऐसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए बस एक चीज पता होना चाहिए आपको, इसका एटॉमिक नंबर। यदि आपको याद है, इसलिए हमने आपको बोला कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक लगातार आप लोग याद कर लीजिए, इसलिए हमने आपको इसमें 2 एक्स्ट्रा भी लिखवाया, पोटेशियम और कैल्शियम का। समझ आ रही है बात। उसी प्रकार से कोई पूछ दे कि बताओ आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बस आपको यदि आर्गन का एटॉमिक नंबर पता होगा तो आपको पता कितना है, 18 है। तो अब तो आपको नियम पता है कि पहले पे 2 रहेगा, बाकी सभी पे मैक्सिमम 8 जा सकते हैं। 18 तो क्या होगा इसका, बोलो 2 8 8, बस हो गया, सिंपल। इसी तरीके से इसका सवाल आता है। तो यहां से आपने सीखा कि किसी भी एलिमेंट का एटम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को आप प्लेस करेंगे ऑर्बिट पे, उसका और मतलब KLMN आप कैसे लिखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे, ये आपने यहाँ पे सीख लिया। यहां तक में कोई दिक्कत अब आपको समझ में? तो क्या था टॉपिक का नाम, जरा देखो ध्यान से। हम हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि हर अलग अलग ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सिंपल लॉजिक ध्यान रखो, पहले पे 2, बाकी सभी पे 8 8 8 8 8, मैक्सिमम 8 जा सकता है, उससे कम रहेगा तो चलेगा, बस। अब अगला जो टॉपिक है जो हम कल डिस्कस करेंगे, वैलेंसी निकालना। हकीकत बात आपको बताए ना तो आप वैलेंसी निकालना सीख चुके हैं, लेकिन इसमें वैलेंसी क्या है यही बस आपको जानना देरी है, बाकी आप सब कुछ सीख चुके हैं, इसी में आपको पता ही नहीं चला, हम बताए भी नहीं है क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो कल हम आपको बताएंगे यही चीज ड्रॉ करके कि वैलेंसी इसमें क्या था। तो कल भी हम लोग यही चीज ड्रॉ करेंगे, बल्कि हालांकि वैलेंसी आप सीख चुके हैं, बस आपको बोलेंगे ना कि यही इसका वैलेंसी था तो आप बोलोगे इतना आसान था, आप सीख चुके हैं, बस बता नहीं रहे क्योंकि नया वर्ड है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ऑनलाइन बच्चे इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कल का टॉपिक रहा हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकलता है, क्या होता है, सब कुछ हम लोग कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास ओवर करें, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।